हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। हम आ गए फिर से अपनी बुक स्पर्श भाग 2 के नए पाठ के साथ। अब तक हमने आपको स्पर्श भाग 2 के 9 पाठों की व्याख्या यानी वो जो काव्य खंड था हमने पूर्ण कर लिया। काव्य खंड में हमारी कविताएं, दोहे, साखियाँ, शब्द, पद और यहाँ तक कि गीत भी थे। तो इन सभी की हमने व्याख्याएं करी, प्रश्नोत्तर पढ़े। अब हमारा शुरू होता है पाठ 10 से। क्या चीज? पाठ आपका गद्य खंड। सबसे पहले हम समझते हैं कि काव्य और गद्य में अंतर क्या है। काव्य हमारी क्या रहती हैं? जो छंद पंक्तियां रहती हैं, तुकांत रहते हैं, गीत रहते हैं, जिन्हें हम सरल भाषा में पढ़ते नहीं हैं, वो हमारे काव्य रहते हैं। गद्य खंड हमारे पैराग्राफ, कोई स्टोरी चल रही होती है, तो वो हमारा गद्य खंड होता है। तो अब गद्य खंड में जो हमारा पहला अब हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि हमारा पाठ 10 है और गद्य खंड का पहला पाठ है। क्या है? बड़े भाई साहब। किसके बड़े भाई साहब? मुंशी प्रेमचंद जी के बड़े भाई साहब। जो हमारे राइटर हैं मुंशी प्रेमचंद जी, वो अपने जीवन के बारे में बता रहे हैं कि उनके जो बड़े भाई साहब थे उनका कितना कंट्रोल था उनके जीवन में, उनकी पढ़ाई में, सब चीज़ों में, और किस तरीके से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी अपने बड़े भाई से। तो ये सारी चीज़ें वो इस पाठ में आपको बता रहे हैं, साथ में आपको सीखने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। क्या? ये हम आपको पाठ के एंड में बताएंगे। जब हम पाठ पढ़ लेंगे तब हम पूरा पाठ पढ़ने के बाद में ये पाठ हमें क्या प्रेरणा दे रहा है, ये हम आपको पाठ के एंड में बताएंगे। इसे बहुत ध्यान से सुनिए, इंटरेस्टिंग भी है और साथ में आपको बहुत कुछ इस पाठ से सीखने के लिए भी मिलेगा। शुरू करते हैं। तो जो कहानी सुना रहे हैं वो कौन है? हमारे मुंशी प्रेमचंद जी। छोटे हैं और उनसे बड़े उनके एक भाई हैं। 2 कैरेक्टर हैं इस पूरी कहानी के अंदर। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला शुरू होता है। लेखक प्रेमचंद ने इस पाठ को अपने बड़े भाई के बारे में बताया है। इस पूरे पाठ में उनके बड़े भाई कैसे हैं उस पूरे पाठ में उन्होंने बताया है, जो कि उम्र में उनसे 5 साल बड़े हैं। याद रखिए 5 इयर्स का डिफरेंस है दोनों के बीच में। मुंशी प्रेमचंद और उनके भाई साहब की उम्र में 5 साल का डिफरेंस है, परंतु पढ़ाई में केवल 3 कक्षा आगे हैं। 3 कक्षा यानी कि अगर वो 3rd में है तो उनके बड़े भाई साहब 7th में है। तो इस तरीके का डिफरेंस है, 4th, 5th, 6th। तो इस तरीके से 3 कक्षाओं का उनके बीच में डिफरेंस आ रहा है। चलिए हम देखते हैं आगे क्या है। लेखक स्पष्टीकरण देते हुए कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने बाद में पढ़ाई शुरू करी। क्या बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि उनके जो बड़े भाई हैं उन्होंने लेट में पढ़ाई शुरू करी, यानी कि काफ़ी उम्र बड़ी हो गए तब उन्होंने स्कूल में दाखिला लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो हर चीज़ की बुनियाद को मजबूत करना चाहते हैं, यानी कि एक ही क्लास में वो बार बार रिपीट कर रहे हैं। यानी कि कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही तो वो उसी कक्षा को दोबारा रिपीट कर रहे हैं। ऐसा स्पष्टीकरण देते हुए मुंशी प्रेमचंद जी ने बोला है ना कि बाद में पढ़ाई शुरू करी, बल्कि वे चाहते थे कि उनका बुनियाद मजबूत हो, इसलिए 1 साल का काम 2-3 साल में करते। यानी उनके बड़े भाई कक्षा पास नहीं करते थे, यानी कि एक कक्षा को 1 या 2 बार वो पढ़ते थे, जिससे वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो क्या होता था, छोटा भाई पास में आता जा रहा था, जो गैप था वो बढ़ता जा रहा था, कम होता जा रहा था। लेखक की उम्र 9 साल थी और उनके बड़े भाई 14 साल के थे। तो 5 इयर्स का डिफरेंस हुआ, 9, तो 5 साल का डिफरेंस था। लेखक 9 साल के हैं और बड़े भाई साहब 14 यानी 14 साल के हैं। फिर सॉरी, वे लेखक की पूरी निगरानी रखते हैं, जो कि उनका जन्मसिद्ध अधिकार होता है ना, बड़े लोग हम पे अधिकार जमाते हैं, तो वही चीज़ है। यहाँ पर उन्होंने पूरा अधिकार जमा के रखा है अपने भाई पर कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कहाँ पढ़ना है, ये सारा अधिकार बड़े भाई ने बहुत अच्छे से प्रेमचंद जी के ऊपर जमा के रखा हुआ है। बड़े भाई स्वभाव से बड़े ही अध्ययनशील थे। हमेशा किताब खोले बैठे रहते। समय काटने के लिए वो कॉपियों पर तथा किताबों पर हाशिए का चित्र बनाया करते। एक चीज को बार बार लिखते, दूसरी तरफ लेखक का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। तो यहाँ क्या इन्होंने बताया कि अब वो बाय नेचर कैसे थे। अभी तो उन्होंने बताया कि अधिकार जमाते थे, अब उन्होंने क्या बताया, बड़े भाई साहब
पढ़ने अध्ययनशील थे, यानी हमेशा पढ़ते रहते थे। ये बात अलग है कि उनको नहीं आता था, समझ में आता था तो वो फेल हो जाते थे, लेकिन क्या था, वो हमेशा पढ़ने में बिजी रहते थे, अपने आप को एंगेज रखते थे पढ़ने में। काम करने के लिए किताबों पर हाशिए का चित्र, हाशिए मतलब जीव जंतुओं के चित्र बनाया करते थे। बिल्ली, कुत्ता, चिड़िया, मोर, हाथी, इन सब के चित्र जगह जगह बनाया करते थे। और एक ही चीज को बार बार लिखते थे याद रखने के लिए, कि कोई चीज़ अगर उनको याद करनी, कोई इक्वेशंस हैं, कुछ है, तो वो क्या करते थे, न्यूमेरिकल्स वगैरह सब उनको बार बार लिखा करते थे, जिससे उन्हें अच्छे से याद हो जाए। तो वो बार बार चीज़ों को लिखते रहते थे। तो अब दूसरी तरफ लेखक क्या बोलते हैं, वो हमेशा, बड़े भाई हमेशा पढ़ाई में रहते थे, लेकिन लेखक क्या, उनका मन बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लगता, बस लगता कि छोड़ छाड़ के बस जल्दी से भाग जाओ, कि उनको पढ़ाई में नहीं बैठने। और भाई साहब हमेशा पढ़ाई में बैठे रहते थे। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अवसर पाते ही वो हॉस्टल से निकलकर मैदान में खेलने चले जाते। अब ये लोग क्या था, शहर में रहते थे, गांव परिवार गांव में रहता था, और ये लोग दोनों भाई हॉस्टल में पढ़ते थे। तो क्या होता था, जैसे ही मौका मिलता वो दौड़ कर जाते और मैदान में खेलने लगते। जैसे ही भाई की जरा सी निगाह हटी, वो तुरंत भाग के चले जाते थे मैदान में खेलने के लिए। फिर खेल कूद कर जब वो वापस आते तो बड़े भाई साहब का रौद्र रूप मतलब खूब गुस्से वाला रूप देखने को मिलता, कि तुम पढ़ाई छोड़कर खेलने क्यों गए। अब उनके ऊपर डांट पड़ना शुरू, ठीक, अब खूब डांटना शुरू कर देते थे। क्या क्या कहते थे, चलिए देखते हैं। उनके बड़े भाई लेखक को डांटते हुए कहते, पढ़ाई इतनी आसान नहीं है जितना तुम समझते हो, कि अभी बस पढ़ा और जाके एग्जाम दे आए, ऐसा नहीं होता, कि इसके लिए रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं। आंखें फोड़ने का मतलब रात दिन किताबें पढ़नी पड़ती हैं, तब कहीं जाकर हमको याद होता है। खून जलाना पड़ता है, तब जाकर समझ में आता है। खून जलाना मतलब सहना पड़ता है, तकलीफ को सहना पड़ता है, तब कहीं जाकर हमको याद होती हैं चीज़ें, हमें समझ में आती हैं। अगर तुम्हें इसी तरह खेलकर अपने समय गंवाना है तो बेहतर है कि घर चले जाओ। यानी कि अगर तुम्हें अपना सिर्फ समय ही बर्बाद करना है, तुम यहाँ पढ़ना नहीं चाहते, तो ऐसा करो, वापस गांव चले जाओ और वहां जाकर गिल्ली डंडा खेलो। यहाँ पर क्यों समय, यहाँ पर पैसा भी बर्बाद कर रहे हो, समय भी बर्बाद कर रहे हो। वहां जाके पैसा बचाओ और समय जाके वहां बर्बाद करो, गाँव जाओ, वहां पे गिल्ली डंडा खेलो। तो वही कहते हैं, गिल्ली डंडा खेलो। इस तरह यहाँ रहकर दादाजी की गाढ़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो। यानी दादाजी इतनी मेहनत से कमा रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, मेहनत करते हैं, तो तुम उनके पैसों को क्यों यहाँ पर रहकर बर्बाद कर रहे हो। जाओ और वहां जाकर तुम गिल्ली डंडा खेलो, कम से कम उनके पैसे बचेंगे। ऐसी लताड़ सुनकर लेखक रोने लगते। अब इतनी डांट पड़ेगी तो कोई भी रोने लगेगा, वो भी रोने लगे भाई। अब क्या हुआ, रोने लगते तो पढ़ाई का काम उनके बस का नहीं। रोने लगते तो उन्हें लगता ये पढ़ाई बहुत मुश्किल है, अब हमसे नहीं होने वाली है। जब कोई इतना डिप्रेस करेगा तो ये सोचेंगे ना कि हमसे तो पढ़ाई होने वाली नहीं, भाई साहब तो पूरा दिन पढ़ते रहते हैं, हमारा तो मन ही नहीं लगता, हम 1 घंटा लेके नहीं बैठ पाते, और भाई साहब पूरा पूरा दिन पढ़ते हैं। तो यहाँ वो बोलते हैं मेरे से तो नहीं होने वाली पढ़ाई। लेकिन तब परंतु 2-3 दिन की निराशा होती, एक कठिन टाइम टेबल बनाया जाता। कठिन टाइम टेबल मतलब पढ़ाई का टाइम ज़्यादा, खेलने का टाइम नदारद, आराम करने का टाइम बहुत कम, तो एक कठिन टाइम टेबल रेडी कराया जाता पढ़ाई लिखाई के लिए, जिसका वो पालन नहीं कर पाते। जाहिर सी बात है, जो बच्चा खेलने कूदने वाला है वो कैसे पढ़ाई में मन लगाएगा। तो अब उसका पालन तो नहीं हो पाता, टाइम टेबल तो बन जाता लेकिन उसका वो पालन बिल्कुल भी नहीं कर पाते थे। खेल कूद के मैदान उन्हें बाहर खींच ही लाता। अब वो सोचे कि ला चलो पढ़े, बैठ के टाइम टेबल फॉलो करें, लेकिन उनका मन ना लगे और वो किसी तरीके से बस मौका ढूंढ के सीधे मैदान में पहुंच जाते। इतनी फटकार के बाद भी वो खेल में शामिल ही हो जाते। जाहिर सी बात है, जिसका मन बाहर जिस चीज में लग रहा है वो चाहे जितना कोशिश करेगा वो उसकी तरफ ही भागेगा। तो वही काम लेखक के साथ हुआ। लेखक ने इतनी कोशिश करी मगर परंतु वो कर ना पाए और वापस वो खेल के मैदान में पहुंच गए। अब सालाना, अब हम नेक्स्ट उसमें आ गए। अभी तो उन्होंने लेखक के बारे में बताया, बड़े भाई साहब के बारे में बताया, अपने बारे में बताया। अब परीक्षाएं हुई, सालाना परीक्षा मतलब फाइनल एग्जामिनेशन। फाइनल एग्जामिनेशन में क्या हुआ, बड़े भाई साहब फेल हो गए। उन्होंने इतनी पढ़ाई करी लेकिन तब भी बड़े भाई साहब जो है वो फेल हो गए और लेखक अपनी कक्षा में प्रथम आए। ठीक है,
तो मतलब इतनी मेहनत करते थे, पूरा दिन पढ़ते थे, तो भाई साहब जो है वो फेल हो गए और लेखक जिन्होंने बहुत कम मेहनत करी वो अव्वल आए यानी प्रथम आए। दोनों के बीच अब 2 कक्षाओं की, पहले 3 कक्षाओं की दूरी थी, अब 2 कक्षा की दूरी रह गई। लेखक के मन में आया कि वो बड़े भाई साहब को आड़े हाथों ले। मतलब आप तो हमें इतना डांटते थे, आड़े हाथों लेने का मतलब कि आप मुझे पढ़ने के लिए इतना डांटते थे, इतना सब कुछ करते थे और आप पढ़ते रहते थे, आप तो फेल हो गए, मैं तो प्रथम आ गया। तो मतलब होता है कि आप बड़े भाई साहब को कुछ बातें सुनाएं बोल की, ऐसा लेखक ने सोचा। परंतु जब लेखक ने अपने बड़े भाई को इतना दुखी देखा तो वो विचार छोड़ दिया। जब हम भाई प्यार होता है भाई का, तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने विचार छोड़ दिया कि नहीं अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा बड़े भाई, क्योंकि तो ऑलरेडी फेल होने पे दुखी हैं। चलो भैया, लेकिन ये सब चीजें त्याग दी और फिर से वो खेल कूद में व्यस्त हो गए। कौन? मुंशी प्रेमचंद जी। फिर अब बड़े भाई का लेखक पे ज्यादा दबाव नहीं था। जाहिर सी बात है, जब हमारी बात गलत साबित हो जाती है तो हम किसी पे प्रेशर नहीं बना पाते, तो वही हाल इनके साथ हुआ। वो प्रेशर नहीं बना पा रहे थे, जितना पहले प्रेशर बना लेते थे अब वो चीजें नहीं रह गई, थोड़ा कम हो गया था वो चीजें। एक दिन लेखक भोर का सारा समय खेल में बिताकर लौटे, तब भाई साहब ने उन्हें जम कर डांटा। यानी कि सुबह सुबह जो पढ़ने का समय होता है वो क्या करे, उठ के चले गए खेलने। खेल के जब लौटे तो सामने भाई साहब। अब भाई साहब ने डांटना शुरू किया, खूब अच्छे से डांटा, खूब जी भर के डांटा। क्या डांट रहे हैं कि अगर कक्षा में अव्वल आने का घमंड हो गया है तो यह जान लो कि बड़े बड़े आदमी का घमंड नहीं टिक पाया। तुम्हारी क्या बिसात है। बात सही कह रहे थे कि उनको ये लग रहा था कि अव्वल आ गया है तो अब इसको घमंड हो गया है, तो अब वो पढ़ेगा नहीं। तो इस घमंड के लिए बोलते हैं कि तुमको अगर मतलब प्रथम आने पर अगर इतना घमंड हुआ है तो ये जान लो कि घमंड किसी का नहीं टिका। रावण इतना बड़ा शिव भक्त था, उसका भी घमंड नहीं टिका। तो यहाँ पर ये उदाहरण भी देते हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों का उदाहरण देने को उदाहरण देकर बताते हैं कि रावण इतना बड़ा शिव भक्त था कि उसने शिव का आसन हिला दिया था अपनी भक्ति से, लेकिन उसको घमंड था अपनी शक्ति का, लेकिन तब भी उसका नाश निश्चित था। उसने अपनी भक्ति से ही तो अपनी नाभि में अमृत मांगा था, तो लेकिन उसने अमृत तो पा लिया था, लेकिन परंतु उसने क्या किया, एक छोटी सी गलती, सीता हरण के जरिया उसने अपने घमंड की पूर्ति करनी चाहिए और वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। ऐसे कई उदाहरण उनके भाई साहब ने मुंशी प्रेमचंद्र को दिए। तो उन्होंने बताया कि सिर्फ जो है ना, जो कक्षा में निबंध लेखन कर देना वक्त की बर्बादी है। यानी कि आप निबंध लिख दो, अच्छे नंबर पालो नहीं। एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, ये सब चीज़ें और इतिहास यानी हिस्ट्री पढ़ने में बहुत सारी चीज़ों के मेहनत करने पड़ते हैं। और लेखक क्या थे, उन्होंने बताया, यहाँ पर इन्होंने दिया कि एल्जेब्रा, ज्योमेट्री और इतिहास पर अपनी टिप्पणियाँ की। यानी कि ये सब बहुत ही मुश्किल विषय हैं, इन पर ध्यान दो, इन पर ध्यान दो। यह सब विषय बड़े कठिन है। निबंध लेखन को उन्होंने समय की बर्बादी बताया। यानी कि निबंध बैठकर तुम लिख लेते हो तो उसको समय की बर्बादी, उसमें इतने चीजें ज्ञान की बातें नहीं होती जितना इन सब चीजों में होती है। कहा कि परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, इन सब सब्जेक्ट्स में भी तुम मेहनत करो। खूब अच्छे से उन्होंने डांटा। स्कूल का समय निकट था तो वो थोड़ा बच गए, मतलब सुबह खेल के लौटे थे, अब स्कूल लगने वाला था, तो मतलब वो बच गए। अब समय कम था तो भैया दोनों लोग को तैयार होना था, चलो जल्दी से स्कूल का समय होने वाला है, तो वो और आगे की डांट से वो बच गए। लेखक को और बहुत कुछ सोचना पड़ता, मतलब अगर वो और समय होता तो उन्हें और बहुत कुछ सारा चीजें सुननी पड़ती, वो इससे बच गए। उस दिन लेखक को भोजन निस्वाद लगा। जब इतनी फटकार पड़ेगी तो किसको भोजन अच्छा लगेगा, उनको भी भोजन नहीं अच्छा लगा। फिर इतना सुनने के बाद लेखक की रुचि पढ़ाई में बनी, मतलब जब इतना सुनाया गया तो लेखक धीरे धीरे पढ़ने की तरफ अग्रसर हुए कि चलो अब हम थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं, इतना खेल से हटते हैं और हम थोड़ा पढ़ाई की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन खेल कूद में शामिल होते रहे, पढ़ते भी थे और खेलते कूदते थे। जाहिर सी बात है, खेलना कूदना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, मगर साथ में पढ़ाई भी बहुत जरूरी होती है। तो ये दोनों ही काम मुंशी प्रेमचंद जी बहुत अच्छे से कर रहे थे। अब क्या हुआ, फिर से हमारे फाइनल टर्म्स आए और इस बार फिर वही हुआ, बड़े भाई साहब फेल हो गए और
मुंशी प्रेमचंद जी पास हो गए। क्या हुआ, फिर सालाना परीक्षा में बड़े भाई फेल हो गए और लेखक पास। बड़े भाई ने अत्यधिक परिश्रम किया था और लेखक ने ज्यादा नहीं। भाई जाहिर सी बात है वो पूरा दिन पढ़ते थे तो बहुत परिश्रम करते थे, मगर लेखक ने ज्यादा परिश्रम नहीं किया था। वो थोड़ा सा पढ़ के उनको जल्दी याद हो जाता था, उनको याद होने में टाइम होता था, इसलिए उनको ज्यादा परिश्रम, लेकिन तब भी वो पास नहीं हो पाए और वो फेल हो गए। लेखक को अपने बड़े भाई पर दया आ रही थी। जब नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े। कौन रो पड़ा, बड़े भाई साहब रो पड़े और साथ में लेखक भी रो पड़े। दिया ना, लेखक भी रोने लगे। पास होने की खुशी आधी हो गई। जब अपने की तकलीफ हो तो अपनी खुशी जो है वो आधी ही हो जाती, हमें अपनी खुशी नहीं रह जाती। तो लेखक के जो बड़े भाई साहब थे उनके फेल होने का इतना ज़्यादा दुख था कि वो बेचारे दुखी हो गए। अब उनके बीच केवल एक दर्जे का अंतर था। एक दर्जे का अंतर मतलब एक क्लास का अंतर। 3 था, 3 से 2 रह गया, 2 से अब सिर्फ एक क्लास का अंतर रह गया। लेखक को लगा कि यह उनके उपदेशों का ही असर था कि वे दनादन पास हुए जा रहे थे। उनको लगा, लेखक को, कि ये बड़े भाई के उपदेश ही थे कि वो अब पढ़ाई में ध्यान लगा रहे थे और फटाफट क्लास को पास करते चले जा रहे थे। अब भाई साहब नरम पड़े, मतलब पहले जितना गुस्सा था उतना गुस्सा नहीं था, उतना रौब नहीं जमाते थे। मुंशी प्रेमचंद जी थोड़े से नरम पड़ गए थे। अब उन्होंने लेखक को डांटना बंद कर दिया। अब लेखक के मन में यह धारणा बन गई कि वह पढ़े या न पढ़े पास हो जाएंगे। होता है ना कि हम जब फटाफट हमें कोई चीज़ें मिलने लगती है तो लगता है कि नहीं हमारे लिए बहुत ईजी, हम कर लेंगे। तो ये चीज़ अब लेखक के मन में धारणा बन गई कि हम पढ़ें या ना पढ़ें हम बहुत ईजिली पास हो जाएंगे। और फिर बड़े भाई साहब ने भी प्रेशर बनाना कम कर दिया था। दोनों चीज़ें होने लगी थी। होता ना, एक हमारे ऊपर प्रेशर बनाया कि नहीं बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो हम भी पढ़ने की तरफ थोड़ा सा होते हैं मोटिवेट कि नहीं हमको पढ़ना चाहिए। लेकिन अब वो जो प्रेशर था वो ख़त्म हो गया था। और दूसरी तरफ बार बार पास हो रहे थे तो एक वो मन के अंदर घमंड आ गया था कि हम तो फटाफट पास हो जाते हैं। तो ये इस तरीके से था। अब नेक्स्ट क्या हुआ, एक दिन संध्या के समय लेखक हॉस्टल से दूर कनकौआ लूटने के लिए दौड़े जा रहे थे। कनकौआ मतलब पतंग, पतंग होती है ना, पतंग कटती है तो बच्चे पीछे पीछे भागते हैं उसको पकड़ने के लिए। तो यही हुआ, हॉस्टल से दूर वो पतंग दौड़ने ले जाते, लेकिन रास्ते में वो अपने भाई साहब से टकरा गए। क्या, तभी उनकी मुठभेड़ बड़े भाई साहब से हो गई। बड़े भाई से वो दौड़े चले जा रहे थे पतंग को देखते और एकदम से अपने बड़े भाई से टकरा गए। फिर क्या हुआ, वे लेखक का हाथ पकड़ लिया और गुस्सा होकर बोले कि तुम 8वीं कक्षा में भी आकर ये सब काम करते हो। अब वो 8वीं कक्षा में आ चुके थे जो हमारे कवि थे। बोला तुम इतने बड़े हो गए हो 8वीं कक्षा में, तुमको थोड़ा सिंसियर हो जाना चाहिए, लेकिन तुम अभी भी पतंग के पीछे भागते चले जा रहे हो। खूब बातें सुना रही उनको शुरू करी। और उन्होंने क्या बोला, 8वीं कक्षा में आकर लोग क्या क्या बन जाते हैं। बताया क्या, 8वीं कक्षा पास कर लोग नायब तहसीलदार बन जाते हैं, यानी कि एक पद ग्रहण कर लेते हैं। कई तो लीडर बन जाते हैं, समाचार पत्र के संपादक बन जाते हैं, मतलब समाचार पत्र को जो लोग छापते हैं ना वहाँ पब्लिकेशन हाउस में, वहाँ के हेड बन जाते हैं। 8वीं पास हैं परंतु तुम इसे महत्व नहीं देते हो, मतलब तुम 8वीं कक्षा को महत्व नहीं देते हो और तुम पतंग लूटने के लिए निकल पड़े। अरे 8वीं कक्षा मतलब तुम बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हो, तुम इस चीज़ को महत्व को समझो। ये चीज़ महत्व को समझा रहे थे वो। उन्होंने लेखक को तजुर्बे का महत्व स्पष्ट करते हुए कहा कि भले ही तुम मेरे से कक्षा में कितने भी आगे निकल गए हो, मगर तजुर्बे में तुम अभी मुझसे कम हो। यहाँ पे एक्सपीरियंस बताया जाता है। माना हम पढ़ाई में किसी से कितने भी आगे हों, लेकिन एक एक्सपीरियंस जो है, लाइफ का एक्सपीरियंस जो होता है वो हमसे ज़्यादा उम्र के लोगों के अंदर ही रहता है, क्योंकि उन्होंने लाइफ को बहुत करीब से देखा और जिया होता है। तो वही क्या कहलाता है, तजुर्बा, यानी कि एक्सपीरियंस। तो वही बोलते हैं कि कक्षा में तुम कितने भी आगे निकल जाओ फिर भी मेरा तजुर्बा तुमसे ज़्यादा रहेगा, तुम्हें समझाने का अधिकार है। यानी कि मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ, यानी मैंने चीज़ों को ज़्यादा देखा पढ़ा और समझा है, जीवन तुमसे ज़्यादा जिया है, तो जीवन की समझ मेरे अंदर तुमसे ज़्यादा है, तो मैं तुम्हें हमेशा समझाता रहूंगा और ये मेरा अधिकार है और इस अधिकार को मैं मानता हूं और हमेशा पालन करूंगा। तो अब आगे क्या बोलते हैं वो, उन्होंने लेखक को अम्मा दादा को उदाहरण देते हुए कहा कि भले ही हम बहुत पढ़ लिख जाएं परंतु उनके तजुर्बे की बराबरी नहीं कर सकते। वही चीज़ हम लोग के साथ भी होती है। देखो, हम
बहुत ज़्यादा पढ़ लिख जाएंगे, लेकिन अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी ने जितना तजुर्बा झेला है, लाइफ को जितना जिया है, वो हमसे ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझते हैं, लाइफ को जानते हैं वो। तो हम जितने भी पढ़ लिख, जितने भी बड़े हो जाएं, जितनी ज़्यादा डिग्रीज पढ़ाई कर लें, लेकिन हमारा तजुर्बा हमेशा उनसे कम रहेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने लाइफ को बहुत ज़्यादा जिया है, हमसे ज़्यादा समझा है। तो हमेशा उनके तजुर्बे की हमको इज्जत करनी चाहिए। तो वे बीमारी से लेकर घर के काम काज तक में हमारे से ज़्यादा अनुभव रखते हैं। यानी अगर हमें कोई बीमारी पड़े तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले डॉक्टर के पास भागते हैं? नहीं। अगर हमको मान लो जुकाम हुआ है या बुखार आता है, तो घर में माँ क्या करती हैं? सबसे पहले अदरक कूट के ले आती हैं, शहद दे चटाती हैं। तो ये उनका एक्सपीरियंस है कि ये सारी चीज़ें घर की औषधियाँ हैं, ये हमको पहले फ़ायदा करेंगी। डॉक्टर तो बाद आते हैं, वो जब देंगे, लेकिन घर की औषधियाँ, यानी कि ये माँ का तजुर्बा है। तो उसी तरीके से और क्या, घर के काम काज, क्या चीज़ें किस तरीके से की जाएंगी, ये सारा तजुर्बा घर वालों को ज़्यादा अच्छे से, हमारी उम्र से जो बड़े लोग होते हैं उनको ज़्यादा अच्छे से होता है। इन बातों को सुनकर लेखक उनके आगे नतमस्तक हो गए। जाहिर सी बात है, वो अभी तक उनके अंदर घमंड था कि हम तो इतना अच्छा पढ़ लिखते हैं, लेकिन अब क्या समझ में आया कि तजुर्बे में तो वो बहुत ही कम है। माना पढ़ लिख गए, लेकिन तजुर्बा उनके अंदर इतना नहीं है। उन्हें अपनी लघुता का अनुभव, यानी कि अपने छोटेपन का अनुभव होने लगा कि माना हम पढ़ लिख गए हैं, लेकिन अभी हमारे अंदर उतनी समझ नहीं है जितनी होनी चाहिए। फिर इतने में ही एक कनकौवा उन लोगों के ऊपर से गुजरा। चूंकि बड़े भाई लंबे थे, इसलिए उन्होंने पतंग को डोर पकड़ ली। यानी ये दोनों आपस में अभी बातें हो ही रही थी, एक पतंग उनके ऊपर से गुजरी, तो भाई साहब खड़े थे, लंबे थे, उन्होंने झट से वो पतंग पकड़ ली और दोनों लोग भागते हुए वापस हॉस्टल आ गए। तो भाई बड़े भाई साहब भी, के मन में भी तो एक बच्चा था, तो वो भी दोनों लोग एंजॉय माना। यहाँ पर आपको इस पार्ट के एंड में एक चीज़ बताई गई है, बहुत ध्यान से समझिएगा, कि हमसे जो बड़े लोग होते हैं उम्र में, अगर वो हमसे पढ़े भी नहीं, घर के बहुत से लोग हमसे कम पढ़े लिखे होते हैं, जो पुराने लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, लेकिन उनका तजुर्बा हमसे बहुत अधिक होता है। पढ़ाई में कम होंगे लेकिन तजुर्बे, इसलिए हमेशा उनके तजुर्बे की, उनके उम्र की इज्जत कीजिए। वो हमें ये बताते हैं कि माना आप पढ़े लिखे हो, लेकिन बहुत सी जगह पे वो हमसे कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। इसलिए उनकी बातों को सुनिए, समझिए, उनके साथ समय बिताइए। ये बात समझाई गई है इस पार्ट में। हम उनके साथ जितना समय बिताएंगे, उनको सुनेंगे, समझेंगे, हमारी पढ़ाई के साथ साथ हमारा तजुर्बा उतना बढ़ेगा। तो आइंदा से इन सब चीज़ों का पालन करिए। आपके घर में जो भी बुजुर्ग है, उनके साथ थोड़ा समय बिताइए, ताकि आपका एक्सपीरियंस भी इसमें बढ़ेगा। ये पार्ट की सीख है, ये हमें बताता है कि हमारी पढ़ाई का हमें घमंड नहीं करना है, क्योंकि घमंड किसी का नहीं टिकता। आई होप आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा, इसके प्रश्न उत्तर हम उसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।